Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with a chapter on wave optics. आज हम करने वाले हैं wave optics. We're going to start off the chapter with Young's double slit experiment. फिर हम करेंगे thin film interference and lastly we're going to finish off the chapter with the concept of diffraction. And each concept के साथ, as always, we're going to do lots of questions, lots of PYQs. I hope you're as excited as I am to start this chapter and master this chapter by the end of this lecture. Let's go. So wave optics में सबसे मेन चीज जो है that is the Young's double slit experiment. उसको शॉर्ट में हम YDSC भी रेफर करेंगे अभी से. So what is Young's double slit experiment? You have a screen here and you have two slits. Slits मतलब holes है. तो 3 dimension में इस तरीके से दिखता है कि मेरे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, ठीक है, एंड यहां पर मेरे पास स्क्रीन है. ऑलराइट, तो इसको मैंने साइड व्यू बनाया. तो दिस इज द 3 dimensional व्यू. एंड देन यू हैव लाइट एंटरिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन लाइट एंटर्स अ स्मॉल होल लाइक दिस स्लिट, इट टेंड्स टू डाइवर्ज एवरीवेयर. सो दिस होल acts like a source of light. ये फैक्चुअली अपने को याद होना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली यहां से भी जो लाइट आ रहा है वो सब जगह ऐसे जाता है. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है हमने कि होल के थ्रू लाइट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बट इन रियलिटी द वेव नेचर ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस दिस सॉर्ट ऑफ डाइवर्जिंग, प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट वेयर लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है. मतलब ये अपने को फैक्चुअली याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंस इज the upper slit and the lower slit both act as sources of light. and ये जो लाइट है, ऊपर से जो लाइट के वेव्स आ रहे हैं और नीचे के जो लाइट के वेव्स आ रहे हैं, they will interfere. अब interference क्या है? What is exactly interference? So light is an electromagnetic wave. मतलब क्या कि अगर मेरे पास if light is traveling in the x direction, so it is actually made up of, or it is associated with an electric field and a magnetic field, and they are all mutually perpendicular. तो ये वेव के फॉर्म में है. E naught sin omega t minus kx. Let's say y axis है तो j cap, and this will be b naught into sin of omega t minus kx k cap, ठीक है. and velocity of light is in the direction along the x axis, ऐसे मैंने मान लिया suppose, ठीक है. So what happens is when two light waves are interfering, मतलब they meet at some point, the electric field gets added up. That is called superposition of electric field, ठीक है. And similarly magnetic field also gets added up, ठीक है. अब एक अपने को पता होना चाहिए कि the intensity of light is proportional to the electric field का amplitude का square. ये अपने को पता होना चाहिए. Alright, इसका जो फॉर्मूला, पूरा जो फॉर्मूला है, that is equal to half epsilon naught E naught square into C. ये हम याद रखेंगे, ठीक है. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. EM वेव्स में जनरली पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ वेव ऑप्टिक्स के लिए वी शुड जस्ट नो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर्ड. सो व्हेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स गेट एडेड अप, how does the intensity change? That is the aim of this topic. That is the aim of this chapter. यहां से मेरे पास दो लाइट वेव्स आ रहे हैं, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंटेंसिटी, आई वांट टू कैलकुलेट दैट. ओके, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E naught squared. आई कैन जस्ट सी, आई नो कि इफ आई हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिसका एम्पलीट्यूड E1 naught है एंड E2 naught, लेट्स से दिस due to the slit S1, the electric field on the screen is some E1 naught sin of omega t minus kx, ठीक है. तो अगर ये पॉइंट P है तो वहां से एक वेव जा रहा है, ठीक है, एंड S2 से भी एक वेव जा रहा है. कोई भी एक पॉइंट P पे मैं कंसिडर कर रहा हूं. तो x का वैल्यू क्या है? इट इज द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट वेव फ्रॉम द सोर्स. सो सोर्स से पॉइंट P तक, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? x का वैल्यू को मैं S1P लिख रहा हूं, ठीक है. एंड सिमिलरली E2 वेक्टर वुड बी E2 naught sin of omega t minus, अब x का वैल्यू क्या है? S2P. ऑलराइट,
So resultant क्या हो जाएगा? We're going to assume कि the screen is very far away, so these lines are almost parallel. That means कि इन दोनों के बीच का एंगल हम neglect करने वाले. So अपन we can just remove the vector sign and just add them like scalars. So net electric field would be इनका addition, right? Now two sine functions का addition is something we've already seen in waves chapter. जहाँ पे हमने दो अलग waves को add किया था. This is just superposition of waves, interference of waves. We know how to do that. तो net field का amplitude कितना आएगा? These are amplitudes. क्या फॉर्मूला था waves में पढ़ा था? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. So e1 naught square plus e2 naught square plus 2 e1 naught e2 naught cos phi, where phi is a phase difference. So phi is a phase difference. तो ये बन जाएगा ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द फेज, करेक्ट. साइन के अंदर जो टर्म है वो फेज. सो s2p माइनस s1p. यू कैन टेक इट आइदर वे, मतलब वो नेगेटिव s1p माइनस s2p भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज cos के अंदर आने वाला. ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट अपने एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूला इन इंटरफेरेंस वेव से आ. ओके, तो इसको मैं कभी कभार k डेल्टा x भी लिख दूंगा. मेरा डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. सो इसको मैं अगर स्क्वायर करूं तो मेरे पास इंटेंसिटी आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा नेट इंटेंसिटी. सो नेट इंटेंसिटी वुड बी इसके प्रोपोर्शनल e1 नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ड्यू टू स्लिट वन ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. e2 नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ड्यू टू स्लिट 2 एट पॉइंट P प्लस e नॉट I इज प्रोपोर्शनल e नॉट स्क्वायर. सो e नॉट इज प्रोपोर्शनल टू रूट I, करेक्ट. तो ये बन जाएगा I1 और ये बन जाएगा root of I2 cos phi. So this is the formula, that is the main formula, the most important formula in this chapter. कि अगर तुमको दो स्लिट्स पता है, दोनों के कारण इंटेंसिटी पता है एंड तुमको फेज डिफरेंस पता है, वो कैसे निकलेगा? k into delta x. What is k? K is 2 pi by wavelength. Then you can use this formula directly to get the net intensity at point P on the screen. अब इस फॉर्मूला को अपन थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करेंगे. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. Two light beams of intensities I and 9i interfere at point P and Q points. Phase difference at P is pi by 2, phase difference at Q is pi. Find the difference between the intensities at P and Q. तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा. नेट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Phi is the phase difference between the two waves. Okay. तो इंटेंसिटी एट P कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 9i. I plus 9i plus 2 root I into 9i cos फेज डिफरेंस कितना नहीं है? पाई बाई 2, तो 0 है. तो ये बचेगा I plus 9i which is 10i. ठीक है, एंड इंटेंसिटी एट Q is what? I1 I plus 9i plus 2i into 9i into cos pi. पाई है ना फेज डिफरेंस एट Q. तो cos pi is -1, तो ये बन जाएगा 10i माइनस 9 का स्क्वायर रूट इज 3 into 2 6, तो 6i माइनस बिकॉज cos pi is -1, तो ये बन जाएगा 4i. तो दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 6i. दैट इज योर आंसर. सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. देख लो. सो YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मेरा स्लिट S1, ये S2. I want to find the intensity at some point P on the screen which makes an angle theta with the bisector of the slits. मतलब let's say दोनों के slits के बीच का distance D है, तो this line is the bisector between S1 S2. ठीक है, and let's say ये capital D है. So we are going to make the assumption कि D is much greater than small d. ये assumption हमेशा अपन assume करते हैं Young's double slit experiment में. The screen is very far away. So if I want to find the intensity here, I need the phase difference between the two waves coming from S1 and S2. And phase difference phi was k delta x, where delta x was the path difference. तो path difference calculate करना है मुझे. तो देखो कैसे करेंगे. ये point P है, ये S1 है, ये S2 है. ठीक है, तो P is very far away because capital D is much greater than small d. So these two lines are almost parallel. So if I drop a perpendicular and इस पॉइंट को मैं अगर m बोलूं, तो I can say कि this is approximately, these two lengths are approximately equal. ठीक है, ये एक approximation है, which is fine.
Alright, so basically जो delta x है which is s2p minus s1p that will be nothing but s2m because ये दोनों equal हो गए. अब s2m कैसे calculate करो? If you see this is the bisector जिससे हम एंगल थीटा मेजर कर रहे हैं, ठीक है. ये एंगल थीटा है ये, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा बन गया, करेक्ट. दिस एंगल बिकम्स थीटा. सो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल S1 S2M, दिस डिस्टेंस इज d, ये थीटा, तो ये कितना बनेगा d sin थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू d sin थीटा. सो द पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा. तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है. सो अभी से हम याद रखेंगे कि कोई भी एंगल थीटा पे द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा. नाउ इफ द इंटेंसिटीज from the slits are I1 and I2 at point P, so net intensity would be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. और phi would be k को 2 pi में lambda लिख सकता हूँ and delta x को मैं d sin theta लिख सकता हूँ, ठीक है. तो ये मेरा हो गया इंटेंसिटी एट थीटा मिल गया मुझे. Now what ये जो इंटेंसिटी I1 I2 है, they're actually proportional to the I1 and I2 are actually proportional to the एरिया ऑफ द स्लिट्स. जितना ज्यादा स्लिट का साइज ज्यादा है, स्लिट का एरिया ज्यादा है, उतना ज्यादा लाइट एंटर करेगा, तो उतना ज्यादा पावर पहुंचेगा ऑन द स्क्रीन एंड देयरफॉर इंटेंसिटी ज्यादा होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है. सो जनरली क्या होता है कि वी प्रैक्टिकली वी हैव रेक्टेंगुलर स्लिट्स. तो ये जो विड्थ है W1 एंड W2 बोलता हूं, they can change but this length is generally the same. दोनों slits का length same होता है, ठीक है. So basically I can just say कि I1 by I2 area of the slit would be L into W1, but L तो same है. I1 by I2 would be proportional to the intensity would be proportional to this width of the slits, ठीक है. Okay, so if the slit widths are equal, then I1 and I2 are equal. So let's say it is equal to I0. Alright, तो मेरा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? I0 plus I0, तो 2I0 plus I0 square 2I0 cos phi. तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 plus cos phi का 2 sin square phi by 2 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 cos square phi by 2 लिख सकता हूँ, 4I0 cos square phi by 2. So 4I0 cos square phi मतलब कितना, phi का वैल्यू कहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पर 2 pi by lambda d sin theta. पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा बाय 2 है ना, तो 2 कैंसिल होके, तो ये मेरा इंटेंसिटी आ जाएगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, इनफैक्ट आई प्रेफर दिस फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर वगैरह आ जाता है, तो दिस फॉर्मूला इज प्रीटी इजी टू यूज इवन इफ दीस आर इक्वल, ठीक है. ऑलराइट, तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, बट तुमको पता होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्म है इंटेंसिटी का व्हेन द स्लिट विड्थ्स आर इक्वल. ऑलराइट, यहाँ पे मैक्सिमम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा when cos square is 1 and minimum कितना होगा when cos square is 0, ठीक है. So 0 and 4I0 के बीच में intensity will vary on the screen. देख लो. So we saw कि screen पे intensity कितना बनता है वो हमने calculate कर लिया as a function of theta, ठीक है. So what happens is you get alternate bright regions and dark regions. जो मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी व्हेन cos phi इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2. यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर. ऑलराइट, तो इस चीज को मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. This occurs when cos phi is 1, मतलब phi is 2n pi. What was phi? Phi was k delta x, and therefore delta x का वैल्यू कितना हो गया, n lambda. So when the path difference between the two waves is some integer multiple of wavelength, तब जाके अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड लाइट बीम्स में इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस. जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस अपने को प्रैक्टिकली दिखेगा,
ठीक है। सो जैसे जैसे थीटा चेंज होता है वैसे वैसे फाई चेंज होगा। व्हाट वाज फाई का वैल्यू? 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। तो जैसे थीटा चेंज होता है वैसे फाई चेंज होगा, ऑसिलेट करेगा ये इंटेंसिटी। ऑसिलेट मतलब इट विल गो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम। ऑलराइट, जब जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब फाई का वैल्यू जब जब 2n पाई होगा, तब तक इंटेंसिटी मैक्सिमाइज आएगा। सो द मैक्सिमाइज will occur when part difference is n lambda. And destructive interference is the name given when intensity is minimum. Minimum intensity कितना होगा? I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 cos phi, minus 2 root I1 I2 because cos phi का value minus 1 will be the value that will give us the minimum intensity. So यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब मेरे पास बेसिकली हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। Alright, and this occurs when cos phi is minus 1, मतलब phi is 2n minus 1 pi, ठीक है, 2n minus 1 है 2n plus 1, alright, मतलब odd multiple of pi, right? तो phi को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 pi by lambda into delta x should be equal to 2n minus 1 pi, मतलब delta x का वैल्यू हो जाएगा n minus half lambda. So when delta x is lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, तब अपने को क्या मिलता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। बट जब delta x is उनके बीच का lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, तो क्या मिलता है? मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, सो स्क्रीन पर मुझे क्या दिखने वाला है? सबसे पहले तो सेंटर पे थीटा का वैल्यू क्या है? 0 है, करेक्ट? थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द बाइसेक्टर, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है। सो थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो फाई का वैल्यू 0 है, तो cos 0 is 1 maximum intensity, तो सेंटर पे you have the maximum intensity। ठीक है, so let me just write it as that is the maximum of the intensity। this is n equal to 0 बोल सकते हो तुम, ठीक है, this is n equal to 0, delta x is 0 here, alright। then यहाँ पर n equal to 1 होगा तो वहां पर फिर से मैक्सिमा होगा। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैक्सिमास, ऑलराइट। तो इसको n equal to 0 को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, n equal to 1 को बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, जो ऊपर है वैसे ही सिमेट्रिकली नीचे भी होगा। n equal to 2 को बोलेंगे सेकेंड मैक्सिमा। व्हाट इज n equal to 2 here? I am talking about delta x is equal to n lambda, alright। delta x is in this case it is कोई पॉइंट p पे s2p minus s1p is my path difference, alright। तो यहाँ पे ऐसे ब्राइट फ्रिंज, उसको ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं, ब्राइट रीजन्स को ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे भी सिमेट्रिकली रहेगा, ऑलराइट। तो ऐसे अपने को ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा एंड उनके बीच में डार्क फ्रिंजेस होंगे। तो यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज होगा, यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज होगा। सो दीस आर कॉल्ड, जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस आर द नेम गिवन टू मिनिमम इंटेंसिटी, ऑलराइट। सो दो मैक्सिमा के बीच में यू विल हैव डार्क फ्रिंजेस, दो कॉन्सेक्यूटिव, तो यू विल हैव बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेटिंग, सेंट्रल मैक्सिमा फिर द फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हो इसको, दिस विल बी द फर्स्ट मिनिमा। वहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। देन यू विल गेट द फर्स्ट मैक्सिमा, वहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा। फिर यू विल गेट द सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2। देन यू विल गेट द सेकेंड मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे सिमेट्रिकली, ओके, ऑलराइट। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। बोला गया था कि द स्लिट विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 4 times दैट ऑफ द अदर, so W2 by W1 is 4। Find the ratio of the maximum to the minimum intensity formed on the screen due to interference, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है तो इसके थ्रू कितना आ जाएगा इंटेंसिटी? मतलब फर्स्ट स्लिट के थ्रू I1 is equal to I0, then I2 through the second slit would be 4 I0 because we saw that the intensity is proportional to the width, correct? So therefore maximum intensity क्या था? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। तो रूट I1 मतलब रूट I0 प्लस रूट I2, तो रूट I2 is 2 times रूट I0, करेक्ट, उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 I0। एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? रूट I1
माइनस रूट आई टू का स्क्वायर, तो ये तो बस आई नॉट बन जाएगा. सो रेशियो वुड बी 9:1. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. Two light beams of intensity 4i and 9i are superimposed. Difference between maximum and minimum intensity is x. x का वैल्यू कितना? तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करेंगे. मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर. तो रूट i1 मतलब रूट ऑफ 4i एंड रूट i2 मतलब रूट ऑफ 9i, उसका स्क्वायर. तो रूट i कॉमन लेके उसका स्क्वायर मतलब i बन जाएगा. एंड यहाँ पे रूट 4 इज 2 एंड रूट 9 इज 3. करेक्ट. रूट i को मैंने कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25i. सिमिलरली मिनिमम में कितना बन जाएगा? वी नो मिनिमम का फॉर्मूला है रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर. करेक्ट. तो वो बन जाएगा रूट 4i माइनस रूट 9i का स्क्वायर. तो वंस अगेन रूट i कॉमन लेके स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा. रूट 4 इज 2, रूट 9 इज 3, बट एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो 2 माइनस 3 का स्क्वायर टाइम्स i, तो ये तो i ही बन जाएगा. करेक्ट. अब इनका मुझे डिफरेंस चाहिए. क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस. तो 25 माइनस 1 इज 24. सो x का वैल्यू इज 24. ओके, देख लो. नाउ ऑफन वी एनकाउंटर सिचुएशंस जहां पर the maximas and the minimas are formed at small angles. See, condition for maxima क्या है यहाँ पर? For constructive interference, d sin theta, which is delta x, should be n lambda. So sin theta must be n lambda by d. ठीक है? So अगर you have lambda is much lesser than d, then some maximas will be formed at small angles. If lambda is much less than d, then n equal to 1 के लिए sin theta would be lambda by d. Sin theta itself will be small. 2 lambda by d sin theta again will be small. 3 lambda by d में भी sin theta small हो जाएगा. ठीक है? So if lambda is much lesser than d, then some maximas will be formed at small angles. So for those maximas that are formed at small angles, मैं sin theta को approximately tan theta लिख सकता हूँ. Small angle approximation. ये मैं क्यों कर रहा हूँ? Because then I can get the y coordinate of the maxima. Tan theta को मैं y by d लिख सकता हूँ. तो y coordinate आ जाएगा n lambda d by d. This is the y coordinate of the nth maxima. ठीक है. एंड मिनिमा के लिए सिमिलरली n के जगह n माइनस हाफ, ये n lambda के जगह बस n माइनस हाफ lambda आ जाएगा. राइट. सो मिनिमा के लिए इट विल बी n माइनस हाफ lambda d by d. ठीक है. तो ये अपन याद रखेंगे बिकॉज जनरली ये वाला कंडीशन ही रहता है क्वेश्चंस में. ऑलराइट. सो यहाँ पर nth maxima is formed at a y coordinate of n lambda d by d measured from the bisector of the slits. ठीक है. this is the central maxima. वहां से मेजर कर रहे हैं अपन. We define something called fringe width. So fringe width is basically the distance between two consecutive maximas. तो nth maxima का y coordinate ये है, n minus 1th maxima का y coordinate ये है, उनका डिफरेंस. तो कितना हो जाएगा? n minus n minus 1. Can you see that will come out to be lambda d by d. इसको कभी कभार बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. So it is independent of the nth maxima. मतलब n के independent है, right? If you just substitute n minus 1 here for the y coordinate of the n minus 1th maxima and then subtract, तुमको lambda d by d निकल जाएगा. तो ये चीज हम याद रखेंगे. So we say that when maximas are formed at small angles, they are equidistant. Consecutive maximas are equidistant from each other. Okay. All right. तो ये मेरा fringe width हो गया. All right. So in general, you can for this condition, you can use the fact that you can make sin theta approximately equal to tan theta, and tan theta को मैं y by d लिख सकता हूँ. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. In Young's double slit experiment, if the slit separation is doubled, then what is the percentage change of fringe width? Simple सा question है, direct formula based. Beta is lambda d by d. This is my fringe width का formula. अब originally beta was lambda d by d. The new fringe width slit separation is doubled. Lambda d by अभी 2d बन जाएगा. Small d को 2d कर दिया. Correct? So the change in beta कितना बन जाएगा? चेंज इन बीटा वुड बी लैम्डा डी बाय 2d माइनस, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज बीटा बाय 2, द ओरिजिनल बीटा डिवाइडेड बाय 2. तो चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. आंसर्स ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें ओनली पॉजिटिव ऑप्शंस दिया गया था. सो इट्स अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. सो चेंज तो क्या है? नेगेटिव.
एनीवे डेल्टा बीटा बाय बीटा इज द एन इंटू 100 करूंगा तो मुझे परसेंटेज चेंज निकल जाएगा. दिस इज माय आंसर. ठीक है, तो डेल्टा बीटा बाय बीटा मतलब मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑप्शंस में सब पॉजिटिव थे, वुड बी हाफ इंटू 100, तो ये बन जाएगा 50%. दैट्स योर आंसर. बट अगर ऑप्शंस में नेगेटिव साइन भी दिया गया है, देन यू हैव टू चूज द नेगेटिव आंसर व्हिच वुड बी -50% बिकॉज द फ्रिंज विड्थ इज डिक्रीजिंग. ओके, देख लो. लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. तो मेरे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 2 मीटर्स है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम. फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड मैक्सिमा इन मिलीमीटर्स. तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कितना हो जाएगा, मेरा क्या था n लैम्डा d by d, तो ये बन जाएगा 3, n का वैल्यू 3, लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम. सो लेट्स जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इन मीटर्स. ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर्स. d का वैल्यू, कैपिटल D का वैल्यू इज 2 मीटर्स divided by small d which is 0.3 millimeter, मतलब 0.3 into 10⁻³ meters. ओके, तो देखो क्या बन जाएगा, ये 0.33 ये 10 बन जाएगा. दिस इज 10 raised to 3, 10 raised to 3, 5 into 2 is 10, 10 into 10 is 100, 100 into 10 raised to 3 is 10 raised to 5, ये 10 raised to -3 ऊपर आ जाएगा, तो 10 raised to 8 into 10 raised to -10, तो 10 raised to -2 meters. करेक्ट, तो ये बन जाएगा 10 millimeter. So my answer is 10. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2020. In Young's double slit experiment, 16 fringes are observed in a certain segment of the screen when the wavelength is 700 nanometers. तो Young's double slit experiment में कोई segment में 16 fringes observed. So let's say length of the segment is L. Can I say 16? One fringe width is beta, तो 16 fringes का लेंथ कितना हो जाएगा, 16 into बीटा. करेक्ट, एंड बीटा क्या होता है, लैम्डा d by d. तो ये बन जाएगा 16 लैम्डा d by d is equal to L. लैम्डा 1 बोलता हूँ और लैम्डा 1 is 700 नैनोमीटर. ठीक है. नाउ व्हेन लैम्डा इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कुछ n बोलता हूँ, कैपिटल N बोल देता हूँ. सो n into, अब लैम्डा 2 d by d is my fringe width should be equal to the same distance L, because उसी segment में मुझे निकालना है. ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 16 into lambda 1 is 700 divided by n into lambda 2 is 400 should be 1. तो n का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 28. So 28 fringes बनेंगे. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. In Young's double slit experiment, if the wavelength is 600 nanometers, then the 10th bright fringe is at a distance of 10 millimeters from the central maxima. इसका मतलब कि जो y coordinate है of the 10th bright fringe वो 10 millimeter दिया गया, because central maxima से उसका distance 10 millimeter है. ठीक है, तो y coordinate for the 10th bright fringe क्या लिखूं मैं, 10 lambda d by d. करेक्ट, should be 10 millimeter. ऑलराइट, यहाँ पे lambda मतलब 600 नैनोमीटर is 10 millimeter. अब पूछा गया है that if wavelength is 660 nanometer, then the distance of the 10th bright fringe कितना होगा. So in the case of 660 nanometer, the 10th bright fringe would be at 10 lambda d by d. में lambda का जगह भी मैं क्या लिखूं, 660. Simple. Correct. Now this is what is asked. यही मेरे को चाहिए. तो अगर दोनों को मैं डिवाइड करूं तो y by 10 millimeter should be 660 by 600. तो ये बन जाएगा 11 by 10. करेक्ट, 60 से मैंने डिवाइड किया तो therefore y का वैल्यू बन जाएगा 11 millimeter. So for wavelength 660 nanometers, the distance of the 10th bright fringe from the central maxima is going to be 11 millimeters. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. In Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of maxima, of that of the maxima. Minimum distance of this point from the central maxima is how much? At some angle theta, यहाँ पर maximum पर intensity, अगर देखो कुछ बोला नहीं गया तो we assume इक्वल स्लिट विड्थ्स. ठीक है, ये याद रखना, कुछ बोला नहीं गया तो वी अज्यूम इक्वल स्लिट विड्थ्स, मतलब इंटेंसिटी दोनों के कारण I नॉट है. तो मैक्सिमा पे कितना होता है, वी नो दैट 4 I नॉट होता है, राइट. तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा एट दिस पॉइंट P इज
आई नॉट, मैक्सिमा का 1/4, ठीक है। सो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट बन जाएगा cos 5, तो आई का वैल्यू आई नॉट है, देखो क्या बन जाएगा मेरे पास cos 5 इक्वल टू -12, तो 5 इज इक्वल टू 128 डिग्री 2π/3, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 5, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया, राइट। तो 5 का वैल्यू 2π/3, तो मैं लिखूंगा 2π/3 शुड बी इक्वल टू 5 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, k विच इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, d sin थीटा, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई विल गेट λ/3d, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 600 नैनोमीटर, सॉरी 10⁻⁹ मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, d का वैल्यू इज 1 मिलीमीटर, सो दैट विल बी 10⁻�3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 10⁻², 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻5, 2 into 10⁻⁴. Now this is a very small angle, so I can approximately equate this to tan theta. And tan theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/d, मुझे y का वैल्यू चाहिए ना, so y का वैल्यू आ जाएगा 2 into 10⁻⁴. रिमेंबर दिस इज इन, अपने को चाहिए माइक्रोमीटर, ठीक है। तो d का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 into 10⁻⁴ मीटर्स, एंड माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, so this will be 200 माइक्रोमीटर, and that's your answer. Okay, so इस क्वेश्चन को करने के लिए, this is a good question which involves pretty much everything we've learned in Young's double slit experiment so far. पूछा गया था इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 दिया, तो वी हैड टू यूज दिस फॉर्मूला जहां से हमने शुरू किया था, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos 5, वो यूज किया हमने, फाई का वैल्यू निकाला, फाई का फॉर्मूला अपने पास था 2π/λ into डेल्टा एक्स का फॉर्मूला था d sin थीटा, एंड देन द अप्रॉक्सीमेशन दैट sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा। ओके, तो ये अच्छे से देखना और समझ लेना। Let's do a nice question that came in JEE 2024. Two wavelengths λ1 λ2 are used in YDSC. तो सबसे पहले तो जब दो wavelength यूज होते हैं, एक बीम ऑफ लाइट है, both slits के थ्रू, दोनों स्लिट के थ्रू λ1 λ2 दोनों जा रहे हैं। So what happens is each wavelength produces its own interference pattern on the screen. ठीक है, तो खुद का λ1 का एक खुद का इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एंड λ2 का भी खुद का मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑफ कोर्स दे में ओवरलैप। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, λ1 λ2 का वैल्यूज दिया गया, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज फॉर λ2 व्हिच ओवरलैप्स विद फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ1 इज व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मतलब जब हम लिखते हैं nth मैक्सिमा n = 1 n = 2, सो दैट n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं गया, सिर्फ फ्रिंज वर्ड यूज किया गया, मतलब इट्स अंडरस्टूड ब्राइट फ्रिंज। If they want to mention dark fringe, they'll mention the word dark. Otherwise, fringe means bright fringe. Okay. So minimum order of fringe for λ2 which overlaps with λ1. So सबसे पहले तो y coordinate for the first wavelength कितना हो जाएगा? Let's say it is n1 λd by d. This will give you the n1th maxima of, या तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, n λd by d. So this will give the nth maxima for wavelength λ1. And y2 बोलता हूँ m λd by d. This will give you the mth maxima for wavelength λ2. कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, तो जस्ट इक्वेट करेंगे अपन y1 and y2. So I'll get ये λ1 ये λ2. So n λ1 इक्वेट करूँगा मैं इक्वल टू m λ2, ठीक है। So m by n इज इक्वल टू λ1 by λ2, ठीक है। λ1 का क्या वैल्यू है 450. So 45 by 65. So this will be 9 by 30. So minimum value of m, which is what I want, minimum order of fringe. So m and n are the orders of the fringe. वो कितना बन जाएगा 9. All right. And अगर तुमको distance चाहिए from the central maxima पे भी coincide करेंगे दोनों, ठीक है। But I want the minimum distance from the central maxima. तो minimum order of fringe from the central maxima. Center पे तो coincide करेंगे, but we don't want that. We want the next closest point where the maximas of both the wavelengths will coincide. तो अगर तुमको डिस्टेंस चाहिए तो m का वैल्यू 9 बस यहाँ पर डाल दो, तो 9 λ2 d by d will give you y2, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो जब मेरे पास फ्रिंजेस बनते हैं, वी आर अज्यूमिंग lambda is much smaller than d, so we are looking at the fringes that are very close to the which are making small angles, ठीक है। तो कोई दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रिंजेस लूं मैं,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बीटा मेरा फ्रिंज विड्थ, राइट? सो दिस, let me call it delta theta. So delta theta is called the fringe width, and I can approximately write this. ये सब स्मॉल एंगल, ये एंगल भी स्मॉल है, ठीक है? So delta theta is approximately beta by d. Approximately I can just say कि beta is like the circular arc by this radius. I can just imagine that, ठीक है? ये एंगल भी स्मॉल है. So beta is delta theta is beta by d. तो ये कितना बन जाएगा? Beta is lambda d by d. ये फॉर्मूला पता है, तो lambda by d. So this is the formula for angular width. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2020. In Young's double slit experiment, the wavelength is 500 nanometers. Distance between the two slits is 0.05 millimeter. Find the angular width. तो simple formula based है. Angular width का क्या formula है मेरे पास? Lambda by d. तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 500 nanometers. So 5 into 10 power minus 7 meters divided by d, which is 0.05 millimeter. मतलब वो बन जाएगा 5 into 10 power minus 5 meters. Correct? तो ये बन जाएगा 10 power minus 2. ये जो मुझे मिला वो रेडियंस में है और मुझे चाहिए डिग्रीज में. तो ये तो होपफुली मैथ्स से पता होगा तुमको कि 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्रीज. तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में होपफुली पढ़ा ही होगा. तो दिस विल बिकम 0.57 डिग्रीज. ठीक है, देख लो. Now let's look at what happens when a light wave crosses into another medium. तो suppose vacuum है या air है, उससे light wave is traveling into some other medium. ठीक है. So what happens is frequency remains unchanged. ये हम याद रखेंगे. Frequency क्या रहता है? Remains unchanged. जितने number of waves आ रहे per second, उतने number of waves will cross the boundary per second. Number of waves per second is frequency. ठीक है. So अगर frequency remains unchanged, मुझे पता है speed क्या हो जाता है. The speed in the medium would be c by mu. Mu is the refractive index. ये तो मुझे पता है. And therefore the wavelength in the medium can be written as speed of the wave divided by frequency. तो ये बन जाएगा c by mu f. But what is c by f? C by f was the wavelength in vacuum. So मीडियम में जो लाइट कोई वैक्यूम से मीडियम में जाता है, that wavelength changes and it becomes equal to the wavelength that was in vacuum divided by the refractive index. ठीक है, तो ये चीज अपन याद रखेंगे. ऑलराइट, तो इसका क्या implication होता है उसके बारे में बात करते हैं. Let's look at what happens to the phase. कोई अगर लाइट वेव ट्रैवल कर रहा है इन अ मीडियम ऑफ थिकनेस t, ठीक है. सो लेट्स से लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ इन वैक्यूम. ऑलराइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. सो द लाइट वेव एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम और एयर इनटू द स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. तो as the wave travels from point A to point B, what will be the phase change? What was phase? The phase, see मेरा wave जो था, electric field जो था, वो क्या था? E naught sin of omega t minus kx, correct? तो जो change in phase at a given instant, तो time fixed है, अपन x का value change कर रहे हैं from A to B. तो this x coordinate changes by the value of t. तो change in phase कितना हो जाएगा? k into t. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है. k को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 pi by lambda. अब किस में ट्रैवल कर रही है? t थिकनेस किस में है? मीडियम में है. सो द वेवलेंथ शुड बी ऑफ द मीडियम. ठीक है, k को 2 pi by lambda लिखा, but lambda is in medium. But now I would like to convert this into or in terms of wavelength in vacuum. तो मेरे पास lambda medium is equal to lambda naught by mu. Lambda naught was in vacuum. तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 pi by lambda naught into mu t. Correct? So what happens is basically a wave traveling thickness t in refractive index mu will undergo the same phase change if it travels a distance mu t in vacuum. Correct? 2 pi by lambda naught in vacuum into mu t. ये इस
इस फॉर्म में लिखा मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स लाइक द k का वैल्यू इन वैक्यूम इनटू चेंज इन x इन वैक्यूम, राइट? सो what we can do hypothetically is कि we can replace T thickness of medium mu by mu T thickness of vacuum, ठीक है? तो ये काफी यूजफुल होगा, इसका अभी यूज अपन देखेंगे. So we saw that a distance T in refractive index mu can be replaced by a distance mu T in vacuum, correct? तो ये जो mu T है इसको बोलते हैं optical path length. Alright, just like name. So if a wave travels at distance t in refractive index mu, we will say the optical path length traveled is mu t. Okay. अच्छा, तो इसका जो सबसे common application है is that you have YDSE and in front of one of the slits, let's say S1, उसके सामने एक thin slab रख देंगे या thin film रख देंगे, some thin slab और thin film, जिसका thickness t है और refractive index mu है. अब मुझे वही चीज करना है जो हमने पहले किया था फॉर स्टैंडर्ड YDSE कि कोई पॉइंट P पर आई वांट टू कैलकुलेट कि इंटेंसिटी कितना हो. ओके, सो यहां पर अब मुझे जो इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, मुझे फेज डिफरेंस चाहिए यहां पर, करेक्ट? तो जो फेज डिफरेंस लिखूंगा मैं वो कैसे लिखूंगा? द फेज डिफरेंस जनरली आई राइट इट एज k delta x, करेक्ट? अब when I used to write it as k delta x, वहां पर तो दोनों waves are traveling in vacuum, बट यहां पर जो S1 से P जा रहा है, एक S1 से P जा रहा है, एक S2 से P जा रहा है. S1 से P जा रहा है और थोड़ा सा डिस्टेंस कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रैवल कर रहा है. What I would like to do is I would still like to use this formula k delta x, which is 2 pi by lambda delta x. Well, lambda this is in vacuum. ये फॉर्मूला अपन वैक्यूम में यूज करते थे जो स्टैंडर्ड YDSE था. I would like to still use this formula and I can still do that provided I recognize कि ये जो S1P है, I can replace this thickness T by thickness how much? mu T. ठीक है? So यहां पर S1 से कोई पॉइंट P पे देखूं मैं और S2 से P पर देखूं, अब जो मैं डेल्टा x यूज करूंगा उसको मैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलूंगा, बिकॉज आई एम बेसिकली रिप्लेसिंग T थिकनेस ऑफ स्लैब बाय म्यू T थिकनेस ऑफ वैक्यूम. ठीक है, मतलब फिजिकली मैं कोई ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट मन में अपने को पता है कि इसमें मेरे को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? द एक्स्ट्रा लेंथ वुड बी म्यू T माइनस T. करेक्ट? इफ आई वांट टू रिप्लेस दिस बाय दिस, T थिकनेस में कितना एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करना पड़ेगा? इतना मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू इज I will say that the optical path difference is S2P minus S1P. ये तो मेरा geometrical path difference था, geometrical path difference. But S1P में extra कितना है अब? Because I've replaced this T thickness by some extra by mu T. तो कितना extra add कर दिया मैंने? इतना. तो ये S1P में extra add हो रहा है, right? So यहाँ पे आ जाएगा mu minus 1 times T. देखो carefully अपन देखते हैं इसको क्या किया मैंने. तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस S2 से P जा रहा है माइनस S1 से P जा रहा है. तो जो वो माइनस S1 से P जा रहा था उसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ है. इट्स नॉट जस्ट दिस ज्योमेट्रिकल लेंथ, देयर इज सम एक्स्ट्रा लेंथ. हाउ मच एक्स्ट्रा लेंथ? दिस मच. सो दैट आल्सो एक्स्ट्रा यू हैव टू सबट्रैक्ट. वी आर सबट्रैक्टिंग S1P. ठीक है, ओके. सो S2P माइनस S1P, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस. वो कितना हो गया? वो तो अपने को पता है d sin थीटा. वो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स T. ये मेरा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो गया. ठीक है. सो अगर पूछा गया मैक्सिमा निकालना है, कुछ नहीं करना है अभी. ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस को अपन n लैम्डा सेलेक्ट कर देंगे. मिनिमा के लिए n माइनस हाफ लैम्डा, सेम चीज. लैम्डा इज इन वैक्यूम. ऑलराइट. नाउ यहां पर अगर मैं पूछूं कि स्मॉल एंगल्स अगर अपन माने जहां पे मैक्सिमा ऑफ फॉर्मिंग है स्मॉल एंगल, सो आई वांट टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मैक्सिमा. तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? y by d लिख सकता हूं स्मॉल एंगल्स के लिए. तो आई विल राइट delta x is what? d sin theta. So y d by d minus mu minus 1 times t should be equal to n lambda naught. So y d by d should be equal to n lambda naught plus mu minus 1 times t. तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? n lambda naught d by d
plus mu minus 1 t d by d. Okay. What was this? This was the original y coordinate of the nth maxima when there was no slab. And this is some constant term that has now been added. Correct? So इसका मतलब क्या? All the fringes have shifted by a constant amount. So this is called the shift of the fringe pattern. ठीक है, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मैक्सिमा. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखा तो ठीक है, नहीं याद रखा तो भी यहाँ से यहाँ फटाफट दो लाइन में डिराइव हो जाना चाहिए. But anyway, this is called the shift of the fringe pattern because every fringe is shifting by a fixed amount compared to the standard YDSC. So when you introduce a slab, this is the amount by which the fringe pattern entirely shifts up. ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी ऊपर चला गया. तो यहाँ पे what is the definition of central maxima? Central maxima is when the phase difference is 0. It's no longer the center. सेंट्रल मैक्सिमा का अभी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है. तो बेसिकली यहाँ पर n इक्वल टू 0. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितना आ जाएगा? n को 0 रखो तो आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी. ठीक है, तो इट्स नॉट सेंटर. यहाँ पे 0 पे नहीं, y इक्वल टू 0 पे नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा. तो सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन सेंटर नहीं है. सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन इज डेल्टा फाई 0. दैट इज द डेफिनेशन. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इतना है. तो पूरा फ्रिंज पैटर्न उतना ऊपर शिफ्ट हो गया. ठीक है, अगर स्लैब को नीचे रखते तो फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट होता. All right. What about the fringe width? Will the fringe width कैसे? What was fringe width? Y coordinate of the nth maxima minus n minus 1th maxima. Basically the distance between consecutive fringes. Can you see कि ये तो constant term है, तो subtraction में तो वो कट जाएगा, बचेगा is the same. Fringe width को कुछ नहीं फर्क पड़ा है compared to the standard YDSC. जहाँ पे slab नहीं था, वहाँ पर भी यही था lambda d बड़ी, lambda was in vacuum. यहाँ पर भी वही है. ठीक है, तो fringe width has not changed. It's just that the fringe pattern has shifted. ठीक है, they can ask you number of fringes crossing a given point on the screen. और जैसे suppose ये point O है. Upon introducing the slab, पहले standard YD से था, अभी अपने slab डाला, तो कितने fringes cross किए point O को? फ्रिंज पैटर्न ऊपर गया ना, तो कितने फ्रिंजेस क्रॉस किए? कितना शिफ्ट हुआ है ऊपर? इतना शिफ्ट हुआ है ऊपर. एक फ्रिंज विड्थ कितना है? इतना. डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस मिल जाएगा, राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू शिफ्ट डिवाइड बाय बीटा. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दिस डिवाइड बाय लैम्डा नॉट डी बाई डी. सो डी बाई डी कट जाएगा, बचेगा म्यू माइनस 1 टी बाय लैम्डा नॉट. ओके, तो ये सारी चीजें है जो अपने को याद रखना है व्हेन अ थिन स्लैब इज इंट्रोड्यूस. y कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मैक्सिमा, ये शिफ्ट आ गया. सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन, बीटा चेंज नहीं होता, वो याद रखना है. नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग ओवर शिफ्ट बाय बीटा. ये सब याद रखना है, मतलब फॉर्मूले दे आर ऑल रिलेटेड, तो यू कैन लॉजिकली डिराइव क्विकली एवरीथिंग. ओके, ऑलराइट, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. तो मेरे पास एक YDSC है. When one slit is covered by the thin glass plate of refractive index 1.5, the central maxima is shifted to a position previously occupied by the fourth bright fringe. Find the thickness. तो इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा y कोऑर्डिनेट 0 पर था, अब वो कहीं यहाँ पर आ गया. This is the shift, and this was originally occupied by the fourth bright fringe. इसका मतलब क्या कि 4 फ्रिंजेस क्रॉस किए, है कि नहीं? यहाँ पे n इक्वल टू 4 था ओरिजिनली, पर अभी n इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब ये इस पॉइंट O पे कितने फ्रिंजेस क्रॉस किए? 4 फ्रिंज क्रॉस किए, राइट? सो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग इज 4. आई कैन राइट दैट एज, क्या था एक्सप्रेशन अपने पास? ये था. सो थिकनेस वुड बी 4 लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस 1. सो 4 इंटू वेवलेंथ कितना? 500 नैनोमीटर. 500 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इज 0.5. ठीक है, तो 0.5 मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा. दिस इज 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 4 माइक्रोमीटर. तो आंसर वुड बी 4. ऑलराइट, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. तो मेरे पास एक YDSC है. अ थिन प्लेट, उसका थिकनेस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ S1. द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स by x बीटा नॉट, where x का वैल्यू कुछ नंबर है वो निकालना मुझे. बीटा नॉट इज द फ्रिंज विड्थ. तो सिंपल क्वेश्चन है, शिफ्ट कितना होता है? शिफ्ट मुझे पता है म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी.
दिस शुड बी इक्वल टू एक्स टाइम्स बीटा नॉट, वो बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी, तो डी बाई डी कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा, तो म्यू का वैल्यू कितना 1.2, सो दिस विल बी 0.2, थिकनेस कितना दिया 10 माइक्रोमीटर, सो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर, सो 500 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10 is 2 एंड दिस विल बिकम 2 बाई 5 इंटू 10, तो ये 0.4 बन जाएगा, तो 4, ओके देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. In Young's double slit experiment, when a glass plate is placed in front of one of the slits, intensity at the position of the previous central maxima is unchanged. इसका मतलब previous central maxima मतलब पहले तो यहाँ पर होगा central maxima, बट अभी कहीं शिफ्ट, अभी ग्लास स्लैब लगा दिया तो कोई शिफ्ट हो जाएगा central maxima इधर, बट यहाँ पर फिर भी the intensity is unchanged. इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है maxima, central maxima पहले था, अभी भी यहाँ पर कोई और मैक्सिमा, सम अदर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है. सो इसका मतलब क्या, व्हाट कैन आई डू, इसका मतलब द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस फ्रॉम S1, लेट्स कॉल दिस O, S1O माइनस S2O शुड बी सम n लैम्डा, करेक्ट, तो ही मैक्सिमा मिलेगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है, द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. यहाँ पर जो दिया हुआ है थिकनेस इज x लैम्डा, फाइंड x, ये थिकनेस है, x इज सम नंबर, लैम्डा इज कुछ बोला नहीं गया, मतलब ये ऑलवेज अगर सिर्फ बोला गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सो एंड सो, दैट वैल्यू इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी इन वैक्यूम. तो यहाँ पर भी वेवलेंथ लैम्डा क्या है, इन वैक्यूम, ठीक है, ये भी वेवलेंथ वैक्यूम, वी आर राइटिंग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा, लैम्डा इज इन वैक्यूम. ओके, सो लेट्स सी S1O माइनस S2O क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिकली तो दोनों इक्वल है, बट S1O में एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कितना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना है, म्यू माइनस 1 टाइम्स टी. तो दिस डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस शुड बी म्यू माइनस 1 टाइम्स टी. सो आई शुड राइट S1O माइनस S2O प्लस म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है. ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो गया विच आर इक्वल, बट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में S1O में एक एक्स्ट्रा इतना है, ठीक है. सो म्यू माइनस 1 टाइम्स टी शुड बी n लैम्डा, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाय म्यू का वैल्यू कितना 1.5, सो 0.5, तो 2n लैम्डा, ठीक है. सो x का वैल्यू इज 2n, बस वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो n का वैल्यू इंटीजर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऑप्शंस में से n का वैल्यू 1 से मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है. देख लो, let's look at a question that came in JEE 2025. The Young's double slit experiment apparatus is immersed in liquid जिसका refractive index 1.44 दिया गया है, D is 1.5 millimeters, तो distance between the slits ये चीज 1.5 millimeter दिया गया है, and the entire apparatus is immersed in liquid, तो ये मेरा liquid है, इसका refractive index 1.44 है, and you have light coming in. The wavelength of the light in air is 690 nanometer. एयर एंड वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली ऑफ कोर्स वेवलेंथ सेम रहेंगे, सो वेवलेंथ इन एयर इज 690 नैनोमीटर्स एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज गिवन टू बी 0.72 मीटर्स. फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, सो फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा डी बाय डी. अब ये जो लैम्डा है, हियर दिस वेवलेंथ इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द लिक्विड, तो जब ऐसे लाइट ट्रैवल करा लिक्विड में तो उसमें वेवलेंथ कितना होगा, द वेवलेंथ वुड बी द वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर व्हिच इज 690 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट, व्हिच इज 1.44. तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 690 नैनोमीटर इंटू डी मतलब 0.72 मीटर्स. लेट मी जस्ट एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ठीक है. 10 raised to minus 9 कर दिया, एंड म्यू है यहाँ पे मतलब 1.44, एंड यहाँ पे स्मॉल डी मतलब 1.5 मिलीमीटर, मतलब 1.5 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर्स, ओके. तो देखो कितना बनेगा, सबसे पहले 0.72 इंटू 2 would be 1.44, 2 इंटू 1.5 is 3, एंड 3 इंटू 230 would be 690, करेक्ट. सो ये बन जाएगा 230 इंटू, एक ऊपर 10 raised to minus 9 है और एक 10 raised to minus 3 है, so 10 raised to minus 6 मीटर्स.
Okay, and this will be the answer. तो options में थे. Alright, so it's very easy question, but as long as you recognize कि ये जो lambda है उसमें क्या रखना है अपने को, the wavelength of light in the liquid. देख लो. Let's look at a nice question that came in JEE 2021. तो ये question is related to the change in wavelength when a light passes into a medium. ठीक है, so the difference in number of waves when the yellow light passes through air and vacuum of the same length is 1. मतलब कोई length है, let's call it L, when it is passing through, when yellow light is passing through air and when yellow light passes through vacuum of the same length, so number of waves that are passing, that is the difference is 1. तो number of waves मतलब क्या कि basically एक wave is one wavelength, correct, but wavelength अलग अलग है. So number of waves in length L would be L by wavelength. अब wavelength ही अलग है, right? So the difference is 1. तो बोला गया किसका wavelength ज्यादा होगा? लैम्डा इन एयर. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एग्जैक्टली लिया गया 1.0003. नॉर्मली अपन निगलेक्ट मतलब अपन अप्रोक्सीमेट करते हैं इट्स इक्वल टू 1, बट यहाँ पर द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई नो लैम्डा इन एयर इज लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू, करेक्ट? तो म्यू ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है तो एयर में वेवलेंथ कम हो, और अगर एयर में वेवलेंथ कम है नंबर ऑफ वेव्स इन एयर वुड बी मोर. सो minus lambda minus number of waves in vacuum. ठीक है, तो क्या करूं मैं? air lambda of air is lambda of vacuum by mu, तो ये आ जाएगा mu times lambda of vacuum. ठीक है, सो L का वैल्यू हो जाएगा wavelength in vacuum divided by mu minus 1. सो wavelength in vacuum कितना दिया गया? 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स में करता हूँ, बाद में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. एंड म्यू का वैल्यू कितना दिया? 1.0003. -1 करूंगा तो बचेगा 0.0003, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 2 इंटू 10⁻3 मीटर्स, मतलब 2 मिलीमीटर. तो योर आंसर इज 2. ओके, देख लो. Let's come to the concept of thin film interference. तो एक मेरे पास फिल्म है या फिर एक कोई स्लैब है, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का एंड थिकनेस टी का, एंड लेट्स से आई हैव लाइट व्हिच इज नॉर्मली इंसिडेंट. What happens is at every surface there will be some reflection and some transmission. Okay. Now this light will also get reflected and थोड़ा transmitted. जैसे water होता है, वाटर में यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, तो मतलब लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, बट यू कैन ऑल्सो ऑब्वियसली नो दैट देयर इज सम लाइट दैट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड. तो जनरली ऐसे हर सरफेस के साथ होता है कि थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा ट्रांसमिट होता है. तो ये जो ट्रांसमिट हुआ उसमें से भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा ट्रांसमिट हुआ. अब ये ऑफ कोर्स इसमें से भी थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा एंड थोड़ा ट्रांसमिट होगा. नाउ लुक एट दीज टू रेज. दिस रे व्हिच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड दिस रे व्हिच वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम सरफेस एंड केम आउट. Those rays will interfere. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? They can ask you the condition on this thickness or the wavelength such that the interference gives you a maxima or a minima, whatever, depending on whatever we want. ठीक है, तो जैसे कि मैं स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करता हूँ कि ये जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके इंटरफियर कर रहे हैं, तो उसका क्या कंडीशन है मैक्सिमा का, क्या कंडीशन है मिनिमा का. सो आई एम गोइंग टू राइट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, और लेट मी राइट ऑप्टिकल पाथ ऑफ लोअर वेव माइनस अपर वेव. ओके, आई एम गोइंग टू राइट दिस. ये करेंगे अपन, डेल्टा एक्स लिखेंगे and then we will equate it to lambda, n minus half lambda वगैरह. Okay, so ये जो इंसिडेंट वेव है वहां से शुरू होता है, इस पॉइंट से शुरू होते हैं ये दो वेव्स. ये ऐसे एक वेव शुरू हुआ एंड दूसरा वेव नीचे गया एंड देन रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, करेक्ट? सो लेट्स से इंटरफेरेंस इज अकरिंग हियर.
तो लेट्स से ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लोअर वेव कितना होगा? म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी, करेक्ट, ए बी बी सी एंड देन सी डी। दिस इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द लोअर वेव ऐसे जाके। एंड अपर वेव का बस इतना है, कितना? सी डी या ए डी। So C and A are actually the same point because normal incidence हो रहा है. I've just drawn them separately to show it in the diagram. तो normal incidence हो रहा है तो it's almost the same point. वैसे बोलते हैं near normal incidence. तो slight angle पर है. Okay. Alright. So upper wave का कितना है? CD. तो कितना बन जाएगा? अब AB plus BC is nothing but 2T. ठीक है. AB and BC are nothing but the thickness. So the optical path difference between the two waves, the lower and the upper, is 2 mu t. Alright. Now, one very important thing that we have to understand is that light undergoes, मैं लिख लेता हूं, a phase change of pi when it reflects of an optically डेंसर मीडियम। मतलब क्या? ऑप्टिकल डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहां पर अगर एयर है बाहर और ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, तो ऑब्वियसली दिस इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेयर्ड टू एयर। सो दिस अपर वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो इट गेट्स एन एक्स्ट्रा फेज ऑफ पाई। ये फैक्ट है, फैक्चुअली अपने को याद रखना। Okay. Now I want to write the condition for maxima or minima. So I will write 2 pi by lambda into mu t is the phase difference of lower minus upper. Correct? 2 pi by lambda into the optical path difference. 2 mu t, sorry. Optical path difference is 2 mu t. But अब upper wave में एक एक्स्ट्रा फेज ऑफ पाई भी है. सो द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द लोअर वेव एंड द अपर वेव इज यहाँ पे एक माइनस पाई करना पड़ेगा. माइनस क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग लोअर माइनस अपर एंड अपर में एक एक्स्ट्रा फेज ऑफ पाई है. ओके, सो द नेट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स is 2 pi by lambda into 2 mu t, which is due to the optical path difference and due to reflection एक upper wave में pi. Now condition for अगर मैं maxima लिखूं, this should be 2n pi. ये तो पता ही अपने को कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n pi. तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2 pi by lambda into 2 mu t should be 2n plus 1 pi. तो ये बन जाएगा pi pi कैंसिल हो गया एंड 2 mu t should be 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, सो n plus half lambda. ठीक है, ऑलराइट. दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. एंड मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगा? I can write 2 pi by lambda into 2 mu t minus pi. This is the phase difference, but this should be equal to what? I can write it as 2n minus 1 pi. Correct? So for minima, odd multiples of pi, है ना? तो यहाँ पर pi pi कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 pi by lambda into 2 mu t should be 2n pi. So 2 pi कट गया, so 2 mu t क्या बन जाएगा, n lambda. So मैक्सिमा के लिए 2 mu t should be n plus half lambda, मिनिमा के लिए 2 mu t should be n lambda. Okay, this is when the upper wave is getting reflected of a denser medium. पर लोअर वेव यहाँ पे देखो, it is not getting reflected of a denser medium because यहाँ पर air है. Okay, so this condition में 2 mu t is n plus half lambda for maxima, 2 mu t is n lambda for minimum. तो कंडीशन क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं. दे विल आस्क यू लाइक थिकनेस दे देंगे, वेवलेंथ पूछेंगे, या मैक्सिमा कंडीशन लगा देंगे, थिकनेस पूछेंगे. विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस सिमिलर टू दिस. ओके, बट रिमेंबर दिस इज व्हेन the phase only the upper wave is getting reflected from a denser medium, but lower wave is not getting reflected of a denser medium. If the lower wave is also getting reflected of a denser medium, मतलब नीचे भी कुछ denser medium रख दिया, optically denser, then फिर lower wave में भी एक phase change of pi आएगा. Okay, तो फिर वो दोनों का pi pi कट जाएगा. उसका भी कंडीशन में लिख लेता हूँ. Okay, देख लो, एक क्वेश्चन करते हैं.
कि सपोज म्यू का वैल्यू 1.5 है एंड लेट्स से वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। पूछेंगे फाइंड, ये एयर है, ये भी एयर है, फाइंड द मिनिमम थिकनेस सच दैट वी गेट मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो क्या करेंगे अपन, मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए मुझे पता है कंडीशन क्या है, 2 mu t शुड बी n प्लस हाफ लैम्डा, वेयर n इज सम इंटीजर, इट कैन बी 0 1 2 3 कुछ भी। तो म्यू का वैल्यू कितना थी 1.5, तो ये बन जाएगा 3t शुड बी n प्लस हाफ लैम्डा, मतलब 600 नैनोमीटर। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा n प्लस हाफ इंटू 200 नैनोमीटर। अब मिनिमम थिकनेस पूछा था, n का वैल्यू मिनिमम क्या रख सकते हैं अपन, 0, राइट, -1 नहीं रख सकते बिकॉज थिकनेस नेगेटिव हो जाएगा, अपने को पॉजिटिव ही चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू फॉर t मिनिमम यू सेट n इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 100 नैनोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देख लो। अब ट्रांसमिटेड लाइट की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिटेड में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा एंड वापस रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से एंड यहाँ ट्रांसमिट होगा, करेक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर ट्रांसमिट होगा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी होगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, वी आर वरीड अबाउट दिस रे दैट वाज ट्रांसमिटेड स्ट्रेट थ्रू एंड देन रिफ्लेक्ट एंड देन ट्रांसमिटेड, इनका इंटरफियरेंस। What is the condition for maxima or minima for the interference of the transmitted wave? मतलब ये और ये। तो let's say this is A, yeah, let me call this is A, this is B and this is C. Okay, so in the case कि मेरे पास ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है, ये म्यू है, मतलब ऊपर भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, नीचे भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम है कंपेयर्ड टू दिस फिल्म। तो यहाँ पे इंटरफियरेंस का क्या होने वाला है कंडीशन? सो आई कैन से दैट ये जो वेव है जो स्ट्रेट आया, लेट्स कॉल दिस डी, उसका ऑप्टिकल उसका पाथ लेंथ कितना हो जाएगा AD, करेक्ट। एंड जो ऊपर जाके नीचे आ रहा है उसका कितना हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD। सो म्यू टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD माइनस AD, AB plus BC times mu for the optical path length plus CD. This is this entire wave minus the optical path length of this wave, AD. अब CD AD equal है and AB and BC are equal to T. So once again 2 mu T will be the optical path difference. Now condition for maximum. Can you see कि यहाँ पे जो reflection हो रहा है, it is reflecting from air. जो ये medium है वो air है, तो it is optically rarer, तो phase change of pi नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन, ऊपर एयर है तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज ऑफ पाई नहीं होने वाला है। सो दिस इज द एंटायर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एंड 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2 म्यू टी विल बी माय फेज डिफरेंस। देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई। ओके, तो ये बन जाएगा 2n पाई फॉर मैक्सिमा। तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगा 2 म्यू टी इज n लैम्डा फॉर मैक्सिमा एंड ऑफ कोर्स सेम लॉजिक से n माइनस या n प्लस हाफ लैम्डा फॉर मिनिमम। ओके, सो ट्रांसमिशन के लिए उल्टा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के कंडीशंस उल्टे होते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव ऑप्टिकली रेयर मीडियम एयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस। ओके, सो वंस अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द मैक्सिमा मिनिमा फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट आल्सो। देख लो, let's do an interesting question that came in JEE 2025. A transparent film of refractive index mu is coated over a glass slab of refractive index 1.45. So मेरे पास ऐसे एक glass slab है and a transparent film is coated. तो इसका refractive index कितना दिया गया है 1.45. What is the minimum thickness of film for maximum transmission of light? Assume near normal incidence. So ऐसे normal incidence है, तो ट्रांसमिशन के लिए कौन से दो रेज देखेंगे अपन? एक तो जो स्ट्रेट जा रहा है एंड एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ और नीचे, करेक्ट। नाउ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.45 एंड ये एयर है।
कैन यू सी दैट ऊपर भी और नीचे भी द मीडिया आर ऑप्टिकली रेयरर कंपेयर्ड टू द फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उससे ऑप्टिकली रेयरर है 1.45, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास का, एयर का भी ऑब्वियसली कम है। सो यहाँ पे फेस चेंज ऑफ पाई होने वाला है क्या? नहीं। यहाँ पे फेस चेंज ऑफ पाई होने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज बोथ रिफ्लेक्शंस में दोनों रिफ्लेक्शन में there is no phase change because refractive index is lesser, एयर का भी and 1.45 का भी compared to this, ठीक है? तो the condition would be 2 mu t should be n lambda as we saw. So 2 mu t should be equal to n lambda is the condition for maximum transmission. So 2 into mu का वैल्यू कितना है? इसका फिल्म का लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 into t should be n lambda. क्या पूछा? मिनिमम थिकनेस n का वैल्यू 1 रखूंगा मैं, ठीक? सो हो गया, थिकनेस वुड बी लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा कितना दिया? 550 नैनोमीटर, तो 550 डिवाइड बाय 4, तो ये बन जाएगा 4 into 13 is 52, 30 मतलब, ठीक है, 137.5 नैनोमीटर। ऑलराइट, देख लो, सपोज ऐसा सिचुएशन आए जहां पर लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं कि ऊपर एयर है एंड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द फिल्म इज कोटेड ऑन सम स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 2। अब ये जो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दिया मैंने, एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज लेसर देन दिस, राइट? तो अगर मैं देखूं कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन और मैक्स ट्रांसमिशन, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पर होगा, नाउ दिस इज एयर एंड दिस इज 1.5, सो यहां पे फेस चेंज ऑफ पाई होने वाला है क्या? हाँ, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर देन एयर, तो इट इज द रेज ट्रैवलिंग इन एयर एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम व्हिच इज 1.5, ओके? देन द ट्रांसमिटेड वेव विल गो डाउन एंड गेट रिफ्लेक्टेड अगेन। यहां पर फेस चेंज ऑफ पाई होने वाला है क्या? हाँ, क्योंकि once again this ray is traveling in 1.5 but getting reflected from 2, तो यहाँ पर भी फेस चेंज ऑफ पाई होने वाला है। सो व्हेन यू राइट लोअर माइनस अपर, दोनों में फेस चेंज ऑफ पाई कट जाएगा सबट्रैक्शन में, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 2 mu t should be n lambda. There will be no phase change of pi anywhere that we have to do. We don't have to subtract add pi anywhere because दोनों जगह पाई कट जाएगा, ठीक है? एंड मिनिमम के लिए 2 mu t should be n minus half lambda, n minus या plus doesn't matter. All right, this is for reflected, and you can do the same analysis transmitted. You will see it is the opposite, ठीक है? तो I'm not going to draw that diagram and do the analysis, तुम खुद कर सकते हो, or you can just remember it will be the opposite. So transmitted के लिए 2 mu t should be n lambda would be for minimum transmission and maximum के लिए, okay? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऊपर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह किस तरीके से दिया गया है, वो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, देख लो। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन में मेरे पास एक सिंगल स्लिट रहता है, ठीक है? सो इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर स्लिट, इसका साइड व्यू है, दिस इज द 3 डायमेंशनल पिक्चर एंड यहां से लाइट आ रहा है, ओके? एंड यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है, ऑलराइट? सो व्हाट हैपेंस इज इस सिंगल स्लिट के थ्रू भी लाइट ऐसे सब ट्रैवल करता है एंड इट फॉर्म्स एन इंटेंसिटी पैटर्न ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली कितना इंटेंसिटी कहां पर होता है, कितने एंगल पे कितना इंटेंसिटी होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। सो लेट्स से कि इसका विड्थ जो है वो b है, लाइट इज कमिंग दिस वे, सो विड्थ ऑफ द स्लिट इज b, मतलब 3D में 3 डायमेंशंस में ये विड्थ, दिस रेक्टेंगुलर स्लिट का विड्थ, ओके? So at an angle theta, I want to calculate what the intensity is. Okay, so electric field comes out to be E naught sine beta by beta, where E naught is a constant and beta जो है that is equal to pi b sine theta by lambda. अब ये सब फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं, we will not derive this at the main level, जो एडवांस के लिए डिराइव करते हैं
when you're studying for JEE Advanced, but at the JEE Mains level, you don't need the derivation. You can just remember this formula. Okay. So ये जो incident light है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ऑन द स्क्रीन, उसका वैल्यू ये है ई नॉट साइन बीटा बाय बीटा, और बीटा इज इन टर्म्स ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये अपने को याद रखना. ऑलराइट, एंड ई नॉट इज सम कांस्टेंट. नाउ आई नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, राइट? तो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई नॉट sin square beta by beta square. Okay, but I naught is basically proportional to E naught का square. ठीक है, तो ये जो मेरा इंटेंसिटी है, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है. What is beta? Beta is in terms of theta, pi b sin theta by lambda. Lambda is the wavelength, b is the slit width. Okay, अच्छा. So now let's look at where will the maxima of the intensity and where will the minima of the intensity come. वो हमें देखना है स्क्रीन पे. ओके, सो मुझे इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो मुझे पता चल गया बीटा के टर्म्स में, बट बीटा ऑब्वियसली थीटा के टर्म्स में. बीटा इज जस्ट अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर एक्सप्रेशन हियर एंड हियर, इसलिए हमने जस्ट बीटा को एक अलग वेरिएबल चूज कर लिया. ओके, देख लो. सो वी सॉ दैट इंटेंसिटी इज आई नॉट साइन बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज व्हाट पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा. करेक्ट. तो अब at an angle theta, I have the intensity in terms of this beta, और मुझे निकालना है इंटेंसिटी कहाँ पे मिनिमम होगा एंड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा. सबसे पहले ये जो इंटेंसिटी I नॉट है, व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज द इंटेंसिटी एट O. Why is that? मैंने बोला I नॉट एक कांस्टेंट है, बट इट्स एक्चुअली द इंटेंसिटी एट पॉइंट O, where O इज द सेंट्रल लाइन. ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस है जो स्लिट को बाइसेक्ट कर रहा है. वाई मैथमेटिकली क्यों ऐसा है कि इफ यू लुक एट थीटा इक्वल टू 0, ओ मतलब क्या? थीटा इक्वल टू 0. एट थीटा इक्वल टू 0 बीटा का वैल्यू क्या है? 0. साइन थीटा 0. सो ये तुमको पता होना चाहिए मैथ से कि एज बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा बाय बीटा टेंड्स टू 1. ओके, सो एज बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा बाय बीटा टेंड्स टू 1. ये अपने को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में पता होता है कि साइन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, तो उसका रेशियो 1 हो जाएगा. बट लिमिट्स में भी तुम पढ़ते ही होगे मैथ्स में. सो दैट इज व्हाई इंटेंसिटी टेंड्स टू आई नॉट एज थीटा टेंड्स टू 0. ठीक है, बिकॉज ये रेशियो 1 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट O. ओके, ये हम याद रखेंगे. नाउ मिनिमा के लिए लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट मिनिमा. मिनिमा के लिए इंटेंसिटी शुड बी 0, राइट? तो 0 मतलब साइन बीटा शुड बी 0, एंड साइन बीटा 0 मतलब साइन बीटा का 0 मतलब बीटा शुड बी n पाई, राइट? n कैन बी एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0, बिकॉज वी ऑलरेडी सॉ कि व्हेन बीटा इज 0, बीटा 0 corresponds to I naught, intensity is I naught. Okay, so that is not minimum. Minimum मतलब intensity 0. So beta should be equal to n pi. तो देखो क्या कंडीशन आ रहेगा, पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा शुड बी n पाई, मतलब b साइन थीटा शुड बी n लैम्डा. दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम इन डिफ्रैक्शन. ओके, तो ये हम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस. एक्सेप्ट n का वैल्यू 0. n का वैल्यू 0 मतलब n का वैल्यू 0 का मतलब है बीटा 0. बीटा 0 मतलब इंटेंसिटी I naught. इंटेंसिटी I naught is actually the central maximum. See, intensity, ये जो sin बीटा बाय बीटा है, it is always lesser than equal to 1. It will tend to 1 when beta is tending to 0, but otherwise it's always going to be lesser than 1. ये मैथ्स में तो पढ़ते होगा. ओके, I won't prove this, ये लिमिट्स वगैरह में पढ़ते हो मैथ्स में. So intensity will always be lesser than I naught except at theta equal to 0. So at theta equal to 0, intensity is at its maximum. Okay, and जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो इंटेंसिटी हमेशा I naught से कम ही रहेगा. ऑलराइट, एंड ये सारे पॉइंट्स में which satisfy this equation, इंटेंसिटी कितना बन जाएगा? 0. अब मैक्सिमा का कंडीशन इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दिस. मैक्सिमा के लिए अपने को करना पड़ेगा
डी थीटा जीरो करना चाहिए मुझे, कि जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो डी आई बाई डी थीटा जीरो करूंगा तो लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे, डी आई बाई डी बीटा इंटू डी बीटा बाई डी थीटा, बिकॉज इंटेंसिटी इज इन टर्म्स ऑफ बीटा, है ना। तो डी आई बाई डी बीटा करके देखो क्या मिलेगा तुमको, आई नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो साइन बीटा बाई बीटा का तो होल स्क्वायर उसको तुम करोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन बीटा बाई बीटा, ठीक है, 2 साइन बीटा बाई बीटा, एंड देन यू गो इनसाइड एंड यूज क्वोशंट रूल, साइन का डेरिवेटिव कॉस बीटा इंटू बीटा माइनस साइन बीटा को वैसे ही रख के बीटा का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी बीटा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय डी बीटा बाय डी थीटा। बीटा क्या है, पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा, तो वो बन जाएगा पाई बी बाय लैम्डा कॉस थीटा, शुड बी 0, राइट। ओके, नाउ इसमें क्या क्या जीरो हो सकता है, ये टर्म जीरो हो सकता है, साइन बीटा जीरो मतलब फिर तो यही बन गया मिनिमा, सो दिस टर्म जीरो करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, ठीक है, डेरिवेटिव जीरो किया ना मैंने, तो दिस टर्म करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, डेरिवेटिव जीरो मतलब इट विल बी मिनिमा मैक्सिमम बोथ, this term 0 corresponds to minima, this term cannot be 0 because theta is obviously lesser than pi by 2, correct, theta is going from minus pi by 2 to pi by 2, but minus pi by 2 and plus pi by 2 are not included क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे यहाँ पे आ जाएंगे, स्क्रीन पे नहीं आएंगे, तो एक ही टर्म बचता है, इसको जीरो करेंगे हम, और इसको जीरो करने पे बीटा कॉस बीटा शुड बी इक्वल टू साइन बीटा, न्यूमरेटर 0, तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन आ जाएगा। The condition of maxima is tan beta is equal to beta. Now this is not exactly solvable. हम इससे exact solve करके थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते कहाँ पे मैक्सिमा आएगा। Approximately कभी बोल सकते हो तुम कि मिनिमास के बीच में आएगा, but exactly बीच में नहीं आता, ठीक है। Alright, so minimum condition straightforward है, b sin theta is equal to n lambda, पर maximum condition tan beta equal to beta है, तो ये चीज हम याद रखेंगे, okay? देख लो। So if I were to plot the graph of intensity versus or intensity on the screen, ये मेरा screen है और यहाँ पे इस एक्सिस पे इंटेंसिटी है, तो the maximum intensity will be, the overall maximum will be at theta equal to 0, because मुझे पता है कि theta equal to 0 पे the intensity is I naught, और उससे ज्यादा इंटेंसिटी हो ही नहीं सकता कहीं भी, और बाकी सब जगह इंटेंसिटी उससे कम ही होगा, बिकॉज साइन बीटा बाय बीटा इज ऑलवेज लेसर देन 1 एक्सेप्ट एट थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ आता है। So you can see that the maximas का values, local maximas का values keep decreasing as you go further away from the central maxima, ठीक है। So ये this entire region between the first minimas, this is my first minima, ऊपर एंड नीचे, तो जनरली इस पूरे रीजन को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमम है इस पूरे रीजन को बोलते हैं बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा। ओके, सो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर लाइट आ रहा है, ये स्लिट है मेरा, ये एंगल कितना होगा फर्स्ट मिनिमा का, वी नो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा इज बी साइन थीटा इज एन लैम्डा, सो फर्स्ट मिनिमा मतलब एन का वैल्यू 1, सो साइन थीटा वुड बी लैम्डा बाय बी। फॉर स्मॉल एंगल्स, एंड काफी बार स्मॉल ही होता है, इफ लैम्डा इज मच मच लेसर देन बी, साइन थीटा विल बी स्मॉल, एंगल विल बी स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगल्स आई कैन राइट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय बी, ठीक है। सेम एंगल थीटा नीचे भी होगा, ऑलराइट। तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय बी। सो 2 लैम्डा बाय बी को वी आल्सो कॉल इट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इस सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ मतलब ये पूरा एंगल 2 थीटा, फिर थीटा इज लैम्डा बाय बी, ओके। एंड अगर ये डिस्टेंस d है तो what will be the length of the screen on which the central maxima is there? That would be, this distance would be how much? d tan theta, correct? तो ये पूरा लेंथ बन जाएगा 2d tan theta। सोचो
अगर ये d है तो d tan थीटा ये लेंथ बन जाएगा, तो ये पूरा लेंथ 2d tan थीटा, एंड इफ थीटा इज स्मॉल tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इटसेल्फ, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2d लैम्डा बाय b लिख सकता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इस तरीके से। ओके, एंड सेकंड मिनिमा चाहिए होगा तो n का वैल्यू 2 रख दोगे, b sin थीटा इज 2 लैम्डा, तो सेकंड मिनिमा इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो थीटा इक्वल टू 0 पे जो मैक्सिमा होता है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है I0 के बराबर, एंड बाकी सारे मैक्सिमास का इंटेंसिटी कम होते जाता है as you go further away from the central axis। ओके, देख लो। तो देख लो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। JEE 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि एक स्लिट है, उसका विड्थ b है, एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ, b दिया हुआ है, इज इंसिडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो मिनिमा का क्या कंडीशन है, एंगल थीटा पे आई कैन राइट b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब काउंट कर रहे हैं मुझे, तो b का वैल्यू कितना दिया, 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिख लेता हूँ। साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा कितना दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब वो हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। ठीक है, तो देखो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा n बाय 100, राइट। तो अब n का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, तो n के वैल्यूज क्या क्या लिखूंगा मैं, सी n इक्वल टू 0 तो अलाउड है नहीं, वो अपन ने ऑलरेडी देख लिया। सो n इक्वल टू 1 2 3 100 अलाउड है क्या, अगर n इक्वल टू 100 होगा तो थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगा, विच इज नॉट ऑन द स्क्रीन, सो दैट इज नॉट अलाउड। सो टिल 99 दिस इज ऑल पॉजिटिव थीटा। सो यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड अल्टीमेटली कहीं तो n इक्वल टू 99 एंड सेम, तो बेसिकली ऊपर 99 एंड सिमिलरली नीचे 99। सो टोटल मैक्सिमास कितने हो जाएंगे, मिनिमास सॉरी कितने हो जाएंगे 198। दैट्स योर आंसर। ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि डिफ्रैक्शन दिया था एंड उसका स्लिट विड्थ 4 सेंटीमीटर्स एंड जो लाइट इंसिडेंट है उसका वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो पूछा गया था व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ एंगुलर स्प्रेड रादर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब एंगुलर विड्थ। सो फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर आएगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो माय कंडीशन वुड बी b sin थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा, n का वैल्यू 1 रख दिया मैंने, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो लैम्डा का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2/4 इज हाफ, सो थीटा इज 30 डिग्री, तो ऊपर 30 डिग्री एंड नीचे 30 डिग्री फर्स्ट मिनिमा, तो पूरा कितना बन जाएगा 60 डिग्री। सो दैट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2024। मेरे पास एक लाइट है इंसिडेंट ऑन अ स्लिट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर्स दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमास इज 3 मिलीमीटर, ये बोला गया है, एंड b का वैल्यू पूछा गया है। सो हियर सबसे पहले तो व्हाट इज द एंगल दैट द फर्स्ट मिनिमा विल मेक। सो फर्स्ट मिनिमा का एंगल हो जाएगा b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा वुड बी लैम्डा बाय b, राइट। नाउ यू सी दैट द फर्स्ट मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, 3 मिलीमीटर, ऑलराइट, एंड ये जो लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर, सो 3 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 50 सेंटीमीटर। सो वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे जो एंगल्स है सब स्मॉल है, सो आई कैन से दैट थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा बाय b। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा का y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा d tan थीटा, और tan थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय b लिखूंगा, करेक्ट। नाउ फॉर द थर्ड मिनिमा n इक्वल टू 3, ये थीटा डैश बोलता हूँ, तो क्या बन जाएगा b sin थीटा डैश शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, सो sin थीटा डैश इज 3 लैम्डा, वंस अगेन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में थीटा डैश शुड बी 3 लैम्डा बाय b, एंड देयरफॉर दिस y कोऑर्डिनेट y3 बोलता हूँ थर्ड मिनिमा का, that would be d tan theta dash, तो वो हो जाएगा 3 lambda d by b, एंड इनका जो डिफरेंस है इसका और इसका वो कितना बोला गया 3 मिलीमीटर, सो 3 minus 1 is 2, so 2 lambda d by d should be 3 मिलीमीटर। अब सब्स्टिट्यूट करते सब कुछ, तो 2 into 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6000 into 10 raised to minus 10, कैपिटल D का वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ अ मीटर, तो
1/2 लिख देता हूँ, एंड स्मॉल डी मतलब बी, सॉरी डी नहीं, स्मॉल बी मतलब वही अपने को वैल्यू चाहिए, शुड बी 3 मिलीमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ ओके। सो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बी का वैल्यू देखो क्या बन जाएगा, 6000, 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3 मतलब 2 × 10⁻³ एंड ये वाला 10⁻³ 10⁻6 बन जाएगा, 10⁻6 बन जाएगा, 10⁻6 × 10⁻10 is 10⁻⁻4 ओके। सो माय आंसर वुड बी 2। देख लो, लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025। तो यहाँ पे मेरे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स दिए गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया गया है 1.5 मिलीमीटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन 2 मीटर्स दिया गया है। What is the question asking? 20 maximums of Young's double slit experiment are contained within the central maximum of a single slit diffraction pattern. इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि वो बोल रहा है कि ये जो स्लिट्स है YDAC में, उनके जो विड्थ है B, लेट्स कॉल इट B. If we do a separate experiment of diffraction with the same slit width, a single slit with the same wavelength, then you will of course get some diffraction pattern, and इस रीजन में जहां पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है उसमें you can fit in 20 maximums of Young's double slit experiment. मतलब वो लेंथ कंपेयर कर रहा है, इसका जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है of the central maximum in the diffraction pattern, that is equivalent to 20 maximums of Young's double slit experiment. तो can I directly say this would be equal to 20 lambda d by d? क्योंकि एक फ्रिंज विड्थ इज lambda d by d, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 20 मैक्सिमम्स का विड्थ या लेंथ मिल जाएगा. So 20 maximums of interference can fit in one maximum of diffraction. Okay, so अब मैं क्या करूं? Now the question is saying कि this is equal to the length of the single slit diffraction pattern. तो सबसे पहले sin theta का वैल्यू can I write it as? See, I can write b sin theta is equal to n lambda. n का वैल्यू कितना बन जाएगा 1 for the first minima इधर and इधर. तो sin theta का वैल्यू कितना बन जाएगा lambda by b, right? अब ये जो लेंथ है, this would be 10 lambda d by d. Can I also write it as d tan theta? Correct? So tan theta का वैल्यू कितना बन गया 10 lambda by d. Now you see that lambda is very small compared to d. d is 1.5 millimeter, lambda is 400 nanometer. So I can use the approximation कि this is equal to sin theta. ठीक है? And now we'll equate this to lambda by b, जो अपने पास diffraction वाले फॉर्मूला से sin theta. So I'll have 10 lambda by d is equal to lambda by b, lambda कट गया, b का वैल्यू d by 10, तो कितना बन जाएगा 0.15 मिलीमीटर. ओके, क्या बोला गया? समथिंग इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर है ना. सो दिस इसको मैं लिख सकता हूँ 0.015 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻³ सेंटीमीटर. ओके, देख लो. तो अभी तक अपन ने जो किया दैट वाज फॉर अ रेक्टेंगुलर स्लिट. नाउ लेट्स डू फॉर अ सर्कुलर, अभी स्लिट नहीं बोलेंगे, उसका एपर्चर बोलेंगे. तो सर्कुलर एपर्चर के थ्रू लाइट आ रहा है. सो देयर इज अ सर्कुलर रीजन in which majority of the light is concentrated, which is what we call as the central maxima. तो एक पूरा सर्कुलर रिंग है जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी है. ठीक है. नाउ देयर इज सर्कुलर सिमेट्री अबाउट दिस एक्सिस. तो स्क्रीन पे अपने को एक सर्कुलर रीजन दिखेगा जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट, उसी को अपन सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे. और ये पूरे बाउंड्री पे मिनिमा होगा, इंटेंसिटी 0. ठीक है. तो इस केस में मिनिमा का कंडीशन, दिस इज लाइक द फर्स्ट मिनिमा जो अपन एक लाइन में देख रहे थे पिछले केस में फॉर रेक्टेंगुलर स्लिट. नाउ इट्स लाइक ऑन अ एंटायर सर्कुलर रिंग ऑन द स्क्रीन. ठीक है. तो जैसे अपने पिछले केस में कंडीशन क्या था फर्स्ट मिनिमा का, b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा n को 1 रख के, यहाँ पर b sin थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा आ जाता है. ठीक है. वी ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मिनिमा इन दिस सर्कुलर एपर्चर केस. अब ये 1.22 कहाँ से आता है वो अपने सिलेबस में नहीं है. वी हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस. Okay, for small angles I can set sin theta to theta 1.22 lambda by b,
एंड अगर इस सर्कुलर रीजन का अगर मुझे रेडियस निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा का रेडियस निकालना है मुझे, और ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए r आई कैन राइट एज d tan थीटा को d इंटू थीटा, ठीक है। सो 1.22 लैम्डा बाय b इंटू दिस इज थीटा इंटू d, तो ये मेरा रेडियस बन जाएगा, ओके। सो दिस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्टिक्स, वेयर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो अपन अभी तक अपन बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में व्हाटएवर वी हैव डन लाइक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट इमेज बनता है, करेक्ट, बिकॉज वी यूज्ड टू इमेजिन दैट देयर इज नो डिफ्रैक्शन अकरिंग देयर इज नो, वी यूज्ड टू अज्यूम दैट देयर इज नो, we neglected the wave properties of light, but in reality if this diameter of the lens is b, तो ये स्फेरिकल लेंस है जिसका सर्कुलर अपर्चर है, सर्कुलर डायमीटर b है, तो उसमें भी डिफ्रैक्शन होता है, एंड एज लाइट गोज थ्रू दिस लेंस, यहां पर एक पॉइंट इमेज नहीं बनता, बेसिकली द इमेज इज अगेन, बेसिकली द लाइट इज हैज अंडरगो सम डिफ्रैक्शन आल्सो, सो majority of the light is concentrated in a circular region of radius given by this. अगर ये v है, इमेज का डिस्टेंस है, तो d की जगह v आ गया ऐसे, this lens is playing the role of this circular aperture, ठीक है। तो the light is, see when we say image is a point, मतलब all the light is concentrated at one point, but in reality ऐसा नहीं होता, the light is spread out, but majority of the light is contained in this region, so we call this the diffraction image, ठीक है। सो इन रियलिटी दैट इज वाई थोड़ा सा ब्लरिंग होता है, दैट ब्लरिंग इज बेसिकली ये कि थोड़ा लाइट स्प्रेड आउट हो गया, और वो कितना होता है, रेडियस कितना आ जाएगा, d की जगह v रख दूंगा ना मैं, ऑलराइट, देख लो। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयली क्राइटेरियन। तो अगर सपोज मैं I से वी आर, सो दिस इज माई ऑब्जर्वर, ये I बनाया मैंने, I में कॉन्वेक्स लेंस है, सो वी आर व्यूइंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स सपोज, ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपन व्यू कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है उनका डिफ्रैक्शन इमेजेस बनेगा ऐसे। Now, if those images start to overlap, if these objects are very close to each other, these images will start to overlap. And once they start to overlap, तो अपने को ऐसा लगेगा कि the objects are blurring into each other. ठीक है? So that is why if we look at very far away objects, जो दो trees है, दो buildings है, बहुत दूर, they seem to blur into each other. Why? Because their diffraction images are starting to overlap. So then the question becomes कि कितना minimum angle होना चाहिए दोनों के बीच, दोनों objects के बीच, such that we can resolve the two images. So to just resolve, इसका जो condition है कि मेरे पास ये object O1 है, तो मैं थोड़ा सा enlarge करके बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ मैं, just for clarity. उसका diffraction image let's say I1 ऐसे बन गया, ठीक है। To just resolve, the second diffraction image of object 2 should be this way. ये I2 है O2 का, ऐसा मैं लाइन नहीं बना रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट O2 का ये I2 डिफ्रैक्शन इमेज बन गया, O1 का डिफ्रैक्शन इमेज I1 बन गया। तो जस्ट रिजॉल्व मिनिमा ऑफ वन इमेज, लेट्स से I1 should coincide with maxima of I2. क्यों? Because अगर मैं ये पॉइंट देखूं, let's say this point, so this is the center of I2 and also on the circumference of I1. तो because it is on the circumference of I1, I1 के circumference पे तो intensity zero है ना, the diffraction image के circumference पे intensity zero, that is the first minima, correct? तो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है और I2 का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे I1 का कुछ लाइट नहीं है, सिर्फ I2 का है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ I2 यहाँ पर है। यहाँ पर सिमिलरली हियर व्हाट कैन आई से, इंटेंसिटी ऑफ I1 इज मैक्सिमम बट I2 का कोई इंटेंसिटी नहीं है, तो आई कैन क्लियरली से हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, I1. सो दिस इज टू जस्ट रिजॉल्व, जितना ज़्यादा सेपरेट होंगे उतना ज़्यादा वी विल हैव बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है। सो द कंडीशन बिकम्स टू जस्ट रिजॉल्व, the angle should be in such a manner, in this manner, let's say theta है। अच्छा, so अब what should be the angle? ये जो angle है that is nothing but the angle between the center and the circumference। तो ये angle तो मुझे पता ही है कितना होता है, between the center of a disc
डिफ्रैक्शन इमेज का सेंटर, ये एंगल थीटा, ये डिफ्रैक्शन इमेज का सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का एंगल सबटेंडेड कितना है, ये थीटा. I know that theta is 1.22 lambda by b. So this is the minimum angle that should be present between the objects for an observer to just resolve the images. ठीक है? To clearly resolve, theta should be greater than theta min. Okay? देख लो. तो देखो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है रेली क्राइटेरियन पे. तो जैसे कि यू आर ऑब्जर्विंग अ स्केल जिस पर डिविजन है, सब 1 मिलीमीटर वाले डिविजन है एंड डिस्टेंस d पर है. सो आई डायमीटर b बोल देता हूँ, चलो. तो I का जो डायमीटर है वो b है. फाइंड d सच दैट यू कैन जस्ट रिजॉल्व द मार्किंग्स. ठीक है. तो क्या करेंगे अपन, अगर ये b का वैल्यू अगर दिया जाएगा एग्जाम में, तो कुछ नहीं, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, जो दो मार्किंग्स है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो अपने को देखना है. दैट शुड बी ग्रेटर देन, तो जस्ट रिजॉल्व इट शुड बी इक्वल टू, बट इन जनरल इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय b. करेक्ट. सो लेट मी रिमूव जस्ट रिजॉल्व हियर. जस्ट रिजॉल्व करूंगा तो इक्वल टू करूंगा, इन जनरल सिर्फ रिजॉल्व करना तो ग्रेटर देन और इक्वल टू करूंगा. हो गया. और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय d लिख सकता हूँ. So d must be lesser than equal to b by 1.22 lambda into 1 millimeter. ठीक है. इससे ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर these two divisions will start blurring into each other. Alright, देख लो. Let's look at something called Fresnel distance. तो suppose मेरे पास we are back to rectangular slit. तो यहाँ पर मेरे पास light है. तो first minima कहाँ पर आता है? We know it comes at small angles. देख रहे, theta is we had b sin theta is lambda, correct. लिख लेता हूँ मैं. तो स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा इज लैम्डा बाय बी, याद है अपने को. तो अगर मैं एक रे यहां से लूं एट दिस थीटा लैम्डा बाय बी, सो द क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन शुड वी ट्रेवल, लेट मी कॉल दैट ZF, such that this ray that is going at this angle, वो it diverges by a distance b which is again the slit width. बेसिकली जो बीम स्ट्रेट जाना चाहिए था विदाउट डिफ्रैक्शन, अब डिफ्रैक्शन के कारण वो डाइवर्ज हो रहा है. तो ऐसा कितना डिस्टेंस आगे जाके यू विल हैव अ डिविएशन ऑफ दिस रे जिसका वैल्यू इज इक्वल टू द स्लिट विड्थ. हाउ मच इज दैट डिस्टेंस? तो वो कैसे निकालेंगे? b by ZF should be equal to this angle theta which is lambda by b. करेक्ट. so ZF का वैल्यू कितना आ गया? b square by lambda. ऑलराइट. What is this? What is the significance of this distance? ये basically एक अपने को एक estimate बताता है कि when do diffraction effects become significant. तो अपने geometrical optics में कहीं भी अपन ने diffraction effects account में लिया ही नहीं था, correct? And the reason is कि ये distance बहुत large था. When we were dealing in geometrical optics, this distance was pretty large. So, like for example, generally एक diameter का let's say lens है, उसका मैं diameter 10 सेंटीमीटर बोलता हूँ. वेवलेंथ विजिबल लाइट में है तो लेट्स से कि वेवलेंथ इज अराउंड लेट्स से 5000 एंगस्ट्रॉम ले लेता हूँ. ऐसे ही जस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेस्ट कर रहा है. तो ZF का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? b स्क्वायर, दिस इज 0.1, तो दैट विल बी 10⁻⁻2 मीटर्स में कर रहा हूँ. दिस इज 10⁻1 मीटर्स, करेक्ट. उसका स्क्वायर डिवाइड बाय वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷, करेक्ट. So when you travel a distance of 10⁵ meters, तब जाके the deviation in the light will be comparable to this slit width. So deviation in the light will be comparable to this due to diffraction effects will be comparable to the diameter. So till then we can say कि diffraction effects are not significant. So our approximation that we were dealing with in geometrical optics कि अपन rays की तरह treat कर रहे थे, wave properties neglect कर रहे थे, that was fine. That approximation is valid. ठीक है, because ये distances पे अपन डील ही नहीं कर रहे थे. Alright. So I can say that if Z जो distance ray travel कर रहा है geometrical optics में is much lesser than b square by lambda, then I can say that
diffraction effects are negligible. एंड जब z ग्रेटर देन बी स्क्वायर वाला लैम्डा बन जाता है देन वी से कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट. तो ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स्ड नंबर है, इट्स जस्ट एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी स्क्वायर पे लैम्डा के जस्ट पहले डिफ्रैक्शन नहीं है, उसके जस्ट बाद डिफ्रैक्शन, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट एन ऑर्डर ऑफ एस्टिमेट टू फिगर आउट अ स्केल ऑफ डिस्टेंस जहां पे डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट, दैट और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अप्रॉक्सीमेशन ब्रेक्स डाउन. राइट, ठीक है, देख लो. That's it for today. आज हमने पूरा वेव ऑप्टिक्स कर लिया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस as well as diffraction, and we've done lots and lots of questions and PYQs. I'll see you next time. Keep working hard, keep working towards your goal for your J main shift. I will see you next time and I will see you at the top.